अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सॉरी, काफ़ी दिन से मैंने नहीं किया कोई आपके साथ केस डिस्कशन। तो आज मैं केस नंबर 13 करने लगी हूँ। वो देख लें आपके क्या है। वो मैंने FCPS पार्ट 2 के थ्योरी पेपर में से तो नहीं लिया, ये अभी मैंने एक दूसरी बुक में से लिया है, तो वो आपसे मैं डिस्कस करती हूँ जो बहुत रेलेवेंट है आजकल के हिसाब से। देखें, ये केस है। A 26-year-old male with a history of fever for 2 days along with dry cough and fatigue. He had returned from Wuhan 3 days previously. On examination, his temperature is 101 degree Fahrenheit and tachycardia. No other significant findings on physical examination. Laboratory test revealed TLC of 3800 with neutrophil 63% and lymphocyte 0.75. Less than 1%. ESR 29 millimeter in the first hour, CRP 9.8 milligram per liter, D-dimer plus FDP are negative. X-ray chest shows scattered multiple and small patch ground glass opacities and micronodular consolidation on CT scan chest. अब देखें इन्होंने पूछा क्या है। What is your diagnosis and why? How will you confirm your diagnosis? ये question 2 है। Question 3 में उन्होंने पूछा है How will you manage this case? तो अब देखें diagnosis क्या है। आप देखें, दोबारा से मैं देख लेती हूँ कि acute history of fever है, 2 दिन से है, dry cough है, fatigue है, ठीक है। और बस टेम्परेचर उसका जो है वो 101 है, टेकिकार्डिया है और कोई ऐसी फिजिकल फाइंडिंग्स नहीं है। लेकिन उन्होंने बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें रिवील कर दी हैं कि TLC उसका कम हुआ है, लिम्फोसाइट्स कम है और ESR थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, CRP काफ़ी बढ़ा हुआ है, D-dimer FDP नहीं है। एक्सरे चेस्ट में आपको स्कैटर्ड मल्टीपल ओपेसिटीज़ मिल रही हैं जो ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज़ होती हैं और माइक्रोनोड्यूलर कंसोलिडेशन है CT चेस्ट में, ठीक है। तो इसमें जो है एटिपिकल नमोनिया, मतलब नमोनिया की पिक्चर है। तो देखते हैं हम कि आंसर पहले का आंसर है डायग्नोसिस आप समझ गए होंगे, COVID-19 एज दिस पेशेंट हैज़ एन epidemiological history of traveling to China, Wuhan with pandemic occurring of coronavirus disease, ठीक है। तो सबसे पहले ज़ाहिर है पेंडेमिक है और पेशेंट एक्यूट फीवर के साथ आ रहा है, कॉफ है और फटीग है। तो आप सबसे पहले ज़ाहिर बात है कि एपिडेमियोलॉजिकल, वो कह रहे हैं ना कि वाई, तो वाई इसलिए कि अभी पेंडेमिक है, तो आप सबसे पहले वही चीज़ सोचेंगे। तो COVID-19 ही आप सोचेंगे, ठीक है, कि 2 दिन में उसके लंग्स में ये सारी आपको चीज़ें मिल रही हैं, तो कौन सी ऐसी एटिपिकल नमूनिया हो गया उसको। ही हैज़ अ टिपिकल एक्यूट हिस्ट्री ऑफ फीवर, ड्राई कॉफ एंड फटीग, इसलिए ही हैज़ लिम्फोपीनिया एंड रेज CRP दैट अकर्स विद COVID-19। चेस्ट एक्सरे शोइंग मल्टीपल GGOs यानी कि ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी सस्पेक्टेड ऑफ COVID-19 एटिपिकल नमोनिया, ठीक है। बहुत सारे केसेस में ये होता है कि चेस्ट एक्सरे में इतनी आपको इतना क्लैरिटी से कुछ नहीं मिल रहा होता, समझ नहीं आ रहा होता, लेकिन अगर टाइम हो तो CT स्कैन करा के देखना चाहिए। CT स्कैन में बहुत साफ नज़र आ जाती हैं सारी जो भी ऐसी एक्सरे में आपको इतनी समझ नहीं आ रही होती है, वो CT स्कैन में आपको मिल सकती हैं, ठीक है। सेकंड का आंसर है COVID-19। फिर आप कंफर्म कैसे करेंगे डिजीज़ को। COVID-19 विल बी कंफर्म बाय न्यूक्लिक एसिड डिटेक्शन, दैट इज रियल टाइम क्वांटिटेटिव पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से, नेजल स्वैब से लेके आप कंफर्म कर लेंगे, ठीक है। फिर इन्होंने पूछा है मैनेजमेंट। पहले तो मैनेजमेंट आपने कंफर्म कर लिया, फिर क्वारंटीन है, ठीक है। Quarantine for 14 days with instructions to report any episode of breathlessness then to get admitted in the hospital। ज़ाहिर है अभी इतने सारे केसेस हो रहे होते हैं, तो उनमें हम यही करते हैं कि पेशेंट अगर हिस्ट्री और ऐसे जनरल कंडीशन उसकी सही है, ऑक्सीमीट्री से आपने करके देख लिया कि उसकी ऑक्सीजन सेचुरेशन भी ठीक है, तो घर में क्वारंटीन करवा दें
tablet Panadol SOS for fever, tablet azithromycin 500 milligram OD to prevent secondary bacterial infection. Number 4, supportive fluid therapy. Number 5, ऑक्सीजन इनलेशन इफ ऑक्सीजन सैचुरेशन इज ड्रॉपिंग. उसके लिए फिर एडमिशन होगा. बहुत सारे, अब आपको पता है कि हॉस्पिटल इतने भरे हुए हैं कि एडमिशन भी मुश्किल है. तो फिर यही किया जा रहा है कि अगर पेशेंट स्टेबल है, सिर्फ ऑक्सीजन सैचुरेशन कम है उसकी, तो ऑक्सीजन इनलेशन घर में भी हो सकता है. नंबर 6, एंटीवायरल ड्रग रेमडेसिविर फॉर सीवियर केसेस, डेक्सामेथासोन फॉर सीवियर केसेस, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन, मैकेनिकल वेंटिलेशन इफ नीडेड. कन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी भी करी जा रही है. नंबर 10, वैक्सीन भी अब आ गई है. नंबर 11, प्रोटेक्टिव मास्क एंड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट फॉर दोज टेकिंग केयर ऑफ दीज पेशेंट्स. ठीक है. करंट ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज, ये तो मैंने आपको इस हिसाब से बता दिया कि जो हम लोग कर रहे हैं. ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज क्या है? देयर इज नो क्लिनिकली प्रूवन एंटीवायरल एजेंट अवेलेबल फॉर COVID-19. द सपोर्टिव ट्रीटमेंट इंक्लूड्स ऑक्सीजन थेरेपी नंबर 1, नंबर 2, कंजर्वेटिव फ्लूइड मैनेजमेंट, नंबर 3, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स टू कवर secondary bacterial infection. There are several potential therapeutic targets to repurpose the existing antiviral agents or develop effective interventions against this novel coronavirus. ठीक है. अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जैसे मेरे पास अभी अगर पेशेंट आता है फीवर का, कॉफ का, सो थ्रोट, वीकनेस, टायर्डनेस और फीवर के साथ, तो जाहिर है कि सस्पिशन सबसे पहले COVID-19 का ही आपको होगा. लेकिन जो चीज़ें ये तो पैंडेमिक है ना, जो चीज़ें एंडेमिक हैं उनको भी आप नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते ना. हो सकता है उसको कुछ और हो रहा हो. तो हमेशा जब इन्वेस्टिगेट करेंगे तो आपने सारी चीज़ें करनी है. यानी कि ब्लड कल्चर करना है आपने, CP करवाना है आपने, ब्लड कल्चर करवाना है, ICT मलेरिया MP करना है आपने, डेंगी NS1 करना है आपने, यूरिन DR, यूरिन CS करवाना है आपने, और फिर COVID-19. ये सारी चीज़ें, फीवर, कॉफ, टायर्डनेस विद फीवर एंड सो थ्रोट, इन सब में आपने ये सब चीज़ें भेजनी है. फिर उसके बाद आपने ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली आपने देना है. अब थोड़ा सा COVID-19 के बारे में मैंने आपको सारी मालूमात इकट्ठी करके एक जगह करके मैंने स्लाइड्स बना दी हैं. जो मैं अपनी डेली जो मैं चीज़ पढ़ती हूँ ना, वो है न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन. तो मेरे पास अपडेट आ रहे होते हैं, उन्हीं में से मैंने आपके लिए लिया है. प्लस में मुझे एक बहुत ही ज़बरदस्त बुक मिल गई थी COVID-19 की, चाइना वुहान की. वो है जितने भी केसेस वहाँ पे हुए हैं बहुत सारे, तो वो सारे उन्होंने डिटेल में उन्होंने सारे लिखे हुए हैं. उसके एक्सरेज, उसके एवरीथिंग, CT स्कैन, बहुत ज़बरदस्त बुक है. तो उसमें से मैंने एक्सरेज भी आपके लिए निकाले हैं कि आप देख लें CT स्कैन. ठीक है, कि किस तरह की चेंजेस हो रही होती हैं लंग्स में. अब etiology of COVID-19, the new coronavirus belongs to beta genus of coronaviruses. It has an envelope, round or oval, and it is polymorphic. Its diameter 60 to 140 nanometer in diameter. WHO named it SARS-CoV-2, originating in Wuhan. All coronaviruses, SARS, MERS, COVID-19, are contagious and virulent. There are 4 genera of coronaviruses: alpha, beta, gamma, and delta. Even in the same genus, for example, beta coronaviruses of different species are quite different. ठीक है, इसलिए इनकी वैक्सीन बनाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई है. Bat is the original source of coronavirus. Its intermediate host is not yet been determined, but studies have shown that it may be related to wild animals such as pangolin or snakes. ठीक है. Transmission of COVID-19. The source of infection is currently mainly from COVID-19 patients. Those with mild and asymptomatic infection can also become a source of infection. There are 2 main routes of transmission for COVID-19. Number 1, respiratory droplets by coughing, sneezing or talking. Number 2, contact transmission. पैथोजेनेसिस ऑफ COVID-19 स्टेज 1. अब देखें, पैथोजेनेसिस आप देख लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. और जैसा कि हमें पता है कि 80% जो COVID-19 के केसेस हैं वो माइल्ड होते हैं और वो जो है वो खुद ही ठीक हो जाते हैं. ठीक है. लेकिन 20% जो पेशेंट्स हैं ना,
जिनकी ज़ाहिर है इम्यूनिटी भी लो होती है, ओल्ड एज, कोमॉर्बिड कंडीशंस, उनमें जो है ये वायरस बिल्कुल एल्वेलाई में पहुंच के जो डिफ्यूजन रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है उसको इफेक्ट कर लेता है, तो फिर ब्रेथलेसनेस शुरू हो जाती है। ठीक है, लेकिन वो 20% पेशेंट होते हैं। मुश्किल ये है कि हम नहीं बता सकते कि कौन सा पेशेंट जो है वो 20% में आ रहा है। मतलब एक फैमिली में अगर हुआ है तो अगर 6 फैमिली मेम्बर्स हैं, 5 ठीक हो जाते हैं और एक जो है वो एक्सपायर भी हो सकता है। ठीक है, तो बहुत उसको सीरियसली लेने की ज़रूरत है। सारे पेशेंट को बिल्कुल माइल्ड डिजीज़ होती है और माइल्ड से जो सीवियर होता है एक दिन समझ ही नहीं आता कि क्या हो गया। ठीक है, तो पैथोजेनेसिस आप देखें उसकी स्टेजेस हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। तो स्टेज 1 में क्या होता है? द इनहेल्ड वायरस SARS-CoV-2 binds to ciliated epithelial cells in the nasal cavity and starts replicating. सबसे पहले नेजल कैविटी में जो सेल्स हैं सीलिएटेड उनमें बाइंड कर लेता है और रेप्लिकेट करना शुरू कर देता है। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के जो रिसेप्टर है, ठीक है, वो उन रिसेप्टर्स में जाके इज द मेन रिसेप्टर फॉर बोथ SARS-CoV-2 एंड SARS-CoV. There is local propagation of the virus but a limited innate immune response. मतलब आप देखें लोकल प्रोपगेशन उस वक्त हो रही है वायरस की और बहुत कम इनेट इम्यून रिस्पॉन्स होती है। आपको पता है 2 टाइप की इम्यूनिटी है, एक इनेट है और एक एक्वायर्ड है। इनेट क्या है? जो सिंस बर्थ हमारे अंदर है, मतलब ये कि न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस ये सब आ जाएंगे जो भी फॉरेन बॉडी होगी उसके खिलाफ। ठीक है, तो ये इनेट इम्यूनिटी है, वो सबकी बराबर होती है, मतलब सबकी प्रेजेंट होती है। तो वो ये है। एक्वायर्ड जो है कि उससे जो सेल्यूलर इम्यूनिटी और ह्यूमोरल इम्यूनिटी जो एक्टिवेट होगी वो एक्वायर्ड है, जो वायरस के रिस्पॉन्स में होगी। एट दिस स्टेज वायरस कैन बी डिटेक्टेड बाय नेजल स्वैब्स, जो हम उसके वायरल RNA न्यूक्लिक एसिड उसकी हम देख लेते हैं। Although the viral burden may be low, these individuals are infectious. ठीक है, चाहे कम भी हो तो ये इंडिविजुअल बहुत इन्फेक्शियस है। ज़ाहिरी बात है कि अगर मास्क नहीं लगाएंगे तो 99.9% डिजीज़ से बचा जा सकता है अगर मास्क आपने लगाया हो। ठीक है, तो आप देख लें कितनी इंपॉर्टेंस है उसकी। अच्छा, स्टेज 2 में नेक्स्ट फ्यू डेज में आती है स्टेज 2। The virus propagates and migrates down the respiratory tract along the conducting airways and a more robust innate immune response is triggered. पहले जो है वो काफ़ी लिमिटेड इनेट इम्यून रिस्पॉन्स होती है जब नेजल कैविटी में होता है, फिर वो जब कंडक्टिंग एयरवे में आता है। कंडक्टिंग एयरवे का क्या मतलब है? मतलब है कि सिर्फ कंडक्ट कर रही है एयर को, वहाँ से कोई डिफ्यूजन वगैरह नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे फिर और ज़्यादा इनेट इम्यून रिस्पॉन्स होती है। मैक्रोफेजेस आते हैं, न्यूट्रोफिल्स, they are combating that virus. At this time the disease is clinically manifest. अब इस वक्त जो है फिर सारे signs symptoms शुरू हो जाते हैं। For about 80% of the infected patients, the disease will be mild and mostly restricted to the upper and the conducting airways. These patients may be monitored at home with conservative symptomatic therapy. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। अब क्या है कि इन पेशेंट्स में जो है जिनमें कंडक्टिंग एयरवेज और नेजल कैविटी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक रहे उनमें बिल्कुल माइल्ड होगी है डिजीज। ठीक है, नीचे एल्वेलाई में नहीं जाएगा वायरस, तो उनको हम कंजर्वेटिव सिम्टोमेटिक थेरेपी दे देंगे घर में। स्टेज 2, अच्छा ये स्टेज 2 ही है। स्टेज 2 की कंटिन्यूएशन है। आफ्टर द वायरस एंटर्स द सेल, the viral RNA genome is released into the cytoplasm and it is translated into 2 polyproteins, after which the virus begins to replicate. ठीक है, the antigen will be presented to the antigen presenting cells to major histocompatibility complex or human leukocyte antigen, that is HLA in the humans. ठीक है, तो मैं जैसा पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब भी जो कोई भी एंटीजन आता है या कोई भी फॉरेन बॉडी पैथोजन जो भी आता है, वो फिर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल उसको लेके जाते हैं टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट को वो प्रेजेंट करते हैं कि भाई ये फॉरेन बॉडी आई है, अब इसके लिए जो करना है वो कर लें। ठीक है, तो टी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, तो वो टी लिम्फोसाइट एक्टिवेट हो जाते हैं, सेंसिटाइज हो जाते हैं और दे आर कैपेबल ऑफ किलिंग द वायरस।
जो बी लिम्फोसाइट्स को प्रेजेंट होता है, तो बी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो ह्यूमोरल इम्यूनिटी है एक्वायर्ड, और वो फिर उसको सेंसिटाइज करते हैं बी लिम्फोसाइट को। बी लिम्फोसाइट जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं इनटू बिगर सेल्स विच आर नोन एज प्लाज्मा सेल्स, और प्लाज्मा सेल्स फिर एंटीबॉडीज बनाते हैं उसके खिलाफ, ठीक है। तो फिर वो डिफरेंट तरीके से उसको कॉम्बैट करते हैं, या न्यूट्रलाइज कर देंगे, या फिर प्रेसिपिटेट कर देंगे, या लाइस कर देंगे, या फिर एग्लूटिनेट कर देंगे, ठीक है। 4 तरीकों से एंटीबॉडी जो है वो एक्ट करती है। And then recognized by virus-specific cytotoxic T lymphocytes, antigen presentation stimulates the body's humoral and cellular immunity, which are mediated by virus-specific B cells and the T cells. ठीक है, गलती से मैंने T छोटा लिख दिया है, उसको कैपिटल कर लें। फिर अभी स्टेज 2 ही कंटिन्यू है। तो वायरस हैज़ अ टिपिकल पैटर्न ऑफ IgM एंड IgG प्रोडक्शन। तो जाहिर है सबसे पहले एक्यूट रिस्पॉन्स में IgM एंटीबॉडीज बनती हैं, ठीक है। तो IgM, the SARS specific IgM antibodies disappear at the end of the week 12, यानी 3 months में IgM जो है ना 12 वीक में गायब हो जाएंगी। While IgG antibodies can last for long time, indicating a protective role. The viral infected epithelial cells are a major source of beta and lambda interferons. ठीक है, अब देखें, मैं तो ये कहती हूँ, शुरू में मैंने देखा पिछले साल ये किसी ने कराया था टेस्ट कोविड-19 के लिए, जिसको सस्पेशन था, तो उसने मुझे रिपोर्ट दिखाई, एंटीबॉडीज़ हुई हुई। बेवकूफ़ी का मतलब रिपोर्ट थी ना, उसमें IgM लिखा हुआ है ना IgG लिखा हुआ है, एंटीबॉडी पॉजिटिव, ये क्या बात हुई। तो मतलब अब भाई IgM होगा तो आप एक्यूट इन्फेक्शन करेंगे, IgG होगा तो आप कहेंगे कि भाई कन्वलेसेंट फेज में है, जो भी है। तो इतनी गलत सलत मैं कहती हूँ कि एंटीजन ही कराओ भी। अब तो रैपिड एंटीजन टेस्ट भी मतलब वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो आ गया है, तो वहाँ पे कर रहे हैं वो। तो नेज़ल स्वैब में एंटीजन सबसे सही टेस्ट है। एंटीबॉडी में तो आप, मैं नहीं मानती उसको, गलत सलत कर रहे होते हैं लोग, और कुछ समझ नहीं आ रहा होता करना क्या है पेशेंट के साथ, ठीक है। स्टेज 3 अब देखें। द वायरस नाउ रीचेज द गैस एक्सचेंज यूनिट्स ऑफ द लंग एंड इन्फेक्ट्स एल्वियोलर टिपिकल टाइप 2 सेल्स। टाइप 2 सेल्स टाइप 2 नीमोसाइट्स होते हैं, और वो सर्फेक्टेंट भी बनाते हैं जो कोलैप्स करने से उसको रोकते हैं। अब देखें कि वही उसी में जाके इन्फेक्ट कर दिया उसने, वायरस ने। एक्सचेंज यूनिट यानी कंडक्टिंग जोन से नीचे डिफ्यूजन जोन में आ गया, ये 20% पेशेंट्स में होता है। द इन्फेक्टेड एल्वियोलर यूनिट्स टेंड टू बी पेरिफेरल एंड सब प्लूरल, ठीक है। ज़्यादातर जो है ना सब प्लूरल पेरिफेरल वाले यूनिट्स को इन्फेक्ट कर लेता है। The virus propagates within the type 2 cells. Large number of viral particles are released and the cells undergo apoptosis and die. ठीक है, तो उनकी apoptosis होने लगती है और वो डेथ हो जाती है। The end result is a self-replicating pulmonary toxin as the released viral particles infect type 2 cells in adjacent units. Adjacent units में भी यही सारी चीज़ें टॉक्सिन की वजह से होने लगती हैं। सेल्फ रेप्लिकेशन, रीजेनरेशन, फाइब्रोसिस, यानी इतनी जल्दी एक्यूट फाइब्रोसिस शुरू हो जाती है जो बहुत ही मतलब ओवरवेलमिंग है। द लंग विल लूज मोस्ट ऑफ द टाइप 2 सेल्स एंड द सेकेंडरी पाथवे फॉर एपिथेलियल रीजेनरेशन विल बी ट्रिगर्ड। तो जाहिर बात है जब इतनी ज़्यादा एपोप्टोसिस हो रही होगी, डेथ हो रही होगी, तो रीजेनरेशन होगी। रीजेनरेशन जो है वो इतनी मतलब ओवरवेलमिंग होगी कि बहुत ज़्यादा उसमें फाइब्रोसिस होने लगेगा, ठीक है, हीलिंग के लिए। Unfortunately, about 20% of the infected patients will progress to stage 3 and will develop pulmonary infiltrates, and some of these will develop very severe disease. तो इन पेशेंट में जो है ना आपको फिर pulmonary infiltrates मिलेंगे, एक्सरे करा के आप देखेंगे तो। Initial estimates of the fatality rate are around 2%, but this varies markedly with age. ठीक है, ज़्यादा उम्र के लोगों में जाहिर बात है कोमॉर्बिड कंडीशंस होती हैं, और उनको अगर प्री एग्जिस्टिंग लंग डिजीज़ है, COPD है, एस्थमा है, कुछ और है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है, देखें क्या हाल होगा फिर उन पेशेंट्स का। देयर विल बी डिफ्यूज एल्वियोलर डैमेज विद फिब्रिन रिच हेलाइन मेम्ब्रेन्स एंड अ फ्यू मल्टीन्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स, ये आपको हिस्टोलॉजी मिलेगी। The aberrant wound healing may lead to more severe scarring and fibrosis than other forms of acute respiratory distress syndrome. बाकी में इतना ज़्यादा
सिवियर स्कारिंग और फाइब्रोसिस नहीं होता जितना ये कोविड-19 में होता है। रिकवरी विल रिक्वायर अ विगरस इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स एंड एपिथेलियल रीजनरेशन। ठीक है, तो बहुत मतलब विगरस इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स की ज़रूरत है, और जो भी इम्यूनो सप्रेस पेशेंट है वो बहुत फेटल है उनमें ये कोविड-19। Elderly individuals are particularly at risk due to their diminished immune response. Elderly also have reduced mucociliary clearance, and this may allow the virus to spread to the gas exchange units of the lung more readily. देखें, उनमें म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस भी जो है तब ठीक नहीं होता, तो जाहिर बात है कि उनमें ज़्यादा स्प्रेड होने के चांसेस हैं। प्लस मैंने आपको मेरा ख्याल है नमूनिया का मैंने कर तो दिया है, लेकिन शायद मैंने अपलोड नहीं किया, तो वो हो जाएगा तो मैं करूँगी। उसमें पूरा मैंने बताया, और बहुत अच्छे से आप नमूनिया आपको आना चाहिए। नमूनिया किस वजह से हो जाता है, क्या क्या कॉजेज होती हैं। देखिए, नमूनिया में जो है ना विरुलेंस ऑफ पैथोजन की इतनी वो नहीं होती है, जितना नमूनिया के जो इफ़ेक्ट है वो होस्ट की इम्यूनिटी पे डिपेंड कर रहा है। यानी कि इतना विरुलेंट अगर है भी तो इतनी ज़्यादा मसला नहीं होगा। अगर पेशेंट की इम्यूनिटी सही होगी ना तो उसे कंट्रोल कर लेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देखें कि ये इम्यूनिटी अगर कम हो तो फिर सारे नमूनिया जो है बहुत बुरा हाल कर सकते हैं पेशेंट का। अब एक बड़ी चीज़ जो हो रही होती है कोविड-19 में वो है साइटोकाइन स्टॉर्म, यानी कि जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है वो इतना सिवियर और विगरस होता है कि उसकी वजह से बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो acute respiratory distress syndrome is the common immunopathological event for SARS-CoV-2. One of the main mechanisms for acute respiratory distress syndrome is the cytokine storm, the deadly uncontrolled systemic inflammatory response resulting from the release of large amounts of pro-inflammatory cytokines, यानी कि इंटरफेरॉन अल्फा, इंटरफेरॉन बीटा, इंटरलूकिन 6, इंटरलूकिन 12, इंटरलूकिन 18, इंटरलूकिन 33, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा एंड TGF बीटा एंड कीमोकाइंस। बहुत सारे कीमोकाइंस हैं, CCL2, CCL3, CCL5, CXCL8, CXCL9, CXCL10 बाय इम्यून इफेक्टेड सेल्स इन SARS-CoV-2। तो जितने भी इफेक्टेड सेल्स हैं वो इतने सारे मतलब साइटोकाइंस उसमें से रिलीज हो रहे होते हैं, और प्रो इन्फ्लेमेटरी कीमोकाइंस, साइटोकाइंस, तो उसकी वजह से ये स्ट्रॉन्ग होता है। साइन सिम्टम्स क्या होंगे? हाईली एटिपिकल होते हैं, इंक्लूडिंग रेस्पिरेटरी सिम्टम्स। सिर्फ कॉफ हो सकती है, फीवर हो सकता है कॉफ के साथ। नंबर 3 डिस्निया, नंबर 5 वायरल नमोनिया। डायग्नोसिस ऑफ कोविड-19 डायग्नोसिस इज बेस्ड ऑन नंबर 1 एपिडेमियोलॉजिकल हिस्ट्री। इसलिए उन्होंने पूछा आपको क्वेश्चन में वाई। जाहिर बात है कि ये चीज़ अगर पेंडेमिक ना फैला होता, कोरोना वायरस ना आया हुआ होता, तो उसको सीधा सीधा सिर्फ हम कहते हैं कि नमूनिया है। फिर आप देख लें कि जो भी पिक्चर बन रही है एटिपिकल है या टिपिकल है। ठीक है, अब चूंकि एपिडेमियोलॉजिकल हिस्ट्री है, पेंडेमिक है, तो आपने कोविड-19 की बनाई है डायग्नोसिस। नंबर 2 क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस जो भी हो रही हैं उसके ऊपर बेस करेगी। Then auxiliary examination such as nucleic acid detection, RT-qPCR यानी कि real time quantitative polymerase chain reaction, chest X-ray, CT scan, immune identification technology of IgM, IgG, enzyme linked immunosorbent assay, ELISA and blood culture. अब ये एक मैंने आपके लिए उसी बुक में से जो मैं आपको बता रही थी, चाइना की जो सारी केसेस की बुक है, उसमें से लिया है। CT स्कैन है पेशेंट के जो जिनको हुआ हुआ है कोविड-19। अब ये पहला जो है ना उसमें हेलो साइन दिखाया उन्होंने, ये देखें, और वो उन्होंने कहा है कि Day 1 आफ्टर बिगिनिंग विद फीवर, यानी कि इतनी जल्दी ये डेवलप होने शुरू हो जाते हैं आफ्टर 1 डे, और 3 डेज आफ्टर बिगिनिंग ऑफ फीवर उन्होंने दिखाया। फिर 8 डेज आफ्टर बिगिनिंग ऑफ फीवर। इसमें ए जो है वो है हेलो साइन, और बी में देखिए ये ए है, ठीक है, और बी में देखिए ये रिवर्स्ड हेलो साइन है। ठीक है,
तो ये एक्सरे देखें इस तरह के आपको, ये सीटी स्कैन दिखाया मैं, उन्होंने सीटी स्कैन किए हैं पिक्चर्स। अब दूसरा है थिकनिंग ऑफ ब्रोंकियल वॉल एंड लोकलाइज्ड ब्रोंकिएक्टिसिस, ये भी मिल सकता है आपको। और लीजन्स विद वेस्कुलर एनलार्जमेंट हो जाती है, ठीक है। सारे वेसल्स, जाहिर बात है कि इतना प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस हैं तो वेसल्स डायलेट हो जाएंगी, फ्लूइड की एक्सुडेशन होगी, एल्वियोलाई में फ्लूइड आ जाएगा जिससे आपको इन्फिल्ट्रेट मिलेंगे, ठीक है। फिर आप देखें इसमें इन्होंने ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज़ दिखाई हुई हैं। तो ये पेरिफ्री और सब प्लूरल में ज़्यादा मिलती हैं जैसे कि इसमें दिखाया हुआ है। और यहाँ पे कुछ केसेस भी बताया मैं, देखें इस पेशेंट को था जिसको, फीमेल है 41 years old with a history of fever for 3 days but no cough or expectoration, temperature 38.8 degrees centigrade with a history of traveling in Wuhan but no contact with anyone with symptoms of COVID-19. लेबॉर्ट्री टेस्ट इसमें आप देख लें TLC कम है 3.7, 59 न्यूट्रोफिल्स हैं, लिम्फोसाइट 26% हैं। और CT स्कैन शोड there were ground glass opacities in the right upper lobe and the left lower lobe and localized consolidation in the left lower lobe with subpleural distribution, ये जो ऊपर दिखाया हुआ है। अब नीचे वाला आप देख लें, इसमें भी देखिए हिस्ट्री क्या है। मेल है 55 years old with a history of fever for 4 days along with back pain, scalp hepalgesia and occasional cough with white sputum but no sore throat, temperature 38 degree centigrade with a history of contact with confirmed patient. The personal history is hypertension and diabetes. Laboratory test WBC इसका भी देखें आप कम है, leukopenia 5.7, lymphocyte 12%, CT scan showed multiple pairs ground glass opacities located in the subpleural and interlobar fissure in both lungs. And there were also ground glass opacities in the medial segment of the right middle lobe, जहाँ पे ये दिखाया हुआ है उन्होंने, ठीक है। ये देखिए, ये एक ये है, सही है। Abnormal findings in laboratory test देख लिए, WBC count is normal or decreased, lymphocyte count is decreased and negatively correlate with the disease severity including CD4 प्लस टी लिम्फोसाइट एंड नेचुरल किलर सेल्स, यानी कि जिसकी भी लिम्फोसाइट काउंट अगर डिक्रीज हुई हुई है, ज़रूरी नहीं है सबकी हो, लेकिन अगर हुई भी है तो फिर सिवियरिटी को कोरिलेट करता है वो। पेशेंट्स वाइटल साइन स्टेबल हो सकते हैं। ESR एंड CRP आर रेज्ड, कोगुलेशन डिसफंक्शन इंक्रीज डी डायमर्स एंड एज मच एज 50 milligram per liter, इंक्रीज लिवर एंजाइम, इंक्रीज मायोग्लोबिन एंड ट्रोपोनिन। चेस्ट एक्सरे फाइंडिंग्स देखिए, नंबर 1 एट इनिशियल स्टेज मल्टीपल स्मॉल पैच लीजन्स एंड इंटरस्टिशियल चेंजेस स्पेशली इन द लंग पेरिफ्री। नंबर 2 एज द डिजीज प्रोग्रेसेस बायलैटरल लंग्स शो ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज, कंसोलिडेशन एंड इन्फिल्ट्रेशन शेडोज। नंबर 3 प्लूरल इफ्यूजन्स आर वेरी रेयर, बल्कि मैंने तो कोई भी नहीं देखा और होते ही नहीं है बिल्कुल। When consolidations are found on imaging, the disease has already deteriorated and lungs have been damaged by the virus for quite a long time. अब देखें डेंगू में भी जो है ना प्लूरल फ्यूजन आपको मिल सकते हैं, बायलैटरल तो बहुत थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हुआ होता है, लेकिन इसमें बहुत ही रेयर है। चेस्ट CT फाइंडिंग्स, चेस्ट CT इज हाईली रिकमेंडेड इफ कंडीशन अलाउज। जाहिर है बेचारे पेशेंट जो एकदम से स्टेज 3 में जा रहे होते हैं तो उनमें तो टाइम ही नहीं होता, मतलब इंट्यूबेशन और ये सब करते हैं, आप किसका CT स्कैन कराएंगे। नंबर 1 फाइंडिंग्स आर ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज, कंसोलिडेशन, नोड्यूल्स, हैलो एंड रिवर्स हैलो साइंस। नंबर 2 एयरवे चेंजेस। नंबर 3 मल्टीपल लीजन्स में कोएग्जिस्ट प्रेजेंटिंग अ मिक्स पैटर्न। नंबर 4 एयर ब्रोंकोग्राम साइन विल बी प्रेजेंट। Current treatment strategies अब देख लिए, there is no clinically proven antiviral agent available for COVID-19. The supportive treatment includes number 1 oxygen therapy, number 2 conservative fluid management, number 3 broad spectrum antibiotics to cover secondary bacterial infection. There are several potential therapeutic targets to repurpose the existing antiviral agents or develop effective interventions against this novel coronavirus. Virally targeted inhibitors
देख लें कौन कौन से हैं. Nababan, remdesivir and adenosine analog that can target the RNA dependent RNA polymerase and block viral RNA synthesis has been promising antiviral drug against a wide array of RNA viruses. Then remdesivir intravenously and chloroquine have been demonstrated to inhibit SARS-CoV-2 infection. इस शुरू में था क्लोरोक्विन की, तो बहुत स्टडीज पढ़ चुकी हूँ और वो बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं उससे. Hence other nucleoside analogues favipiravir, ribavirin and गैरिडिसवीर में भी इफेक्टिव. मतलब ये जो दूसरे मर्स हो गया और कोविड-2 इन्फेक्शन जो पहले था कोरोना वायरस की, उसमें ये है इफेक्टिव, लेकिन कोविड-19 में सिर्फ रेमडेसिविर ही इफेक्टिव पाई गई है अब तक. एंटीबॉडी एंड प्लाज्मा थेरेपी. It has also been reported there are many convalescent patients donating plasma against SARS-CoV-2 showing favorable results. The generation of recombinant human monoclonal antibody can bind specifically with receptor to neutralize the COVID-19. Number 3, vaccine. Effective SARS-CoV-2 vaccines are essential for reducing disease severity, viral shedding, transmission, thus helping to control the coronavirus outbreak. Recently introduced vaccine Moderna is now available in USA and all Western countries. आपको पता है कि WHO ने उसको कर दिया है, अप्रूव कर दिया है, तो वो मिल रही है फाइजर की जो बनी हुई है. ठीक है, दैट्स द एंड. तो आई होप कि आपको इससे कुछ हेल्प मिली होगी. और दूसरी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ज़ाहिर बात है कि सबको इसकी फ़िक्र करनी चाहिए, और अल्लाह करे कि जो भी पेशेंट्स इसमें मुब्तला हैं उनको शिफा हो. और करोना वायरस को मैं तो हमेशा यही दुआ होती है कि भाई पाकिस्तान से भी और पूरे दुनिया से भाई ख़त्म कर दे अल्लाह मियाँ इसको. ओके, थैंक यू सो मच. खुदा हाफिज़.